चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं। एक ऐसे भारत की कहानी सुनते हैं जिसे लिखा तो गया पर लिखने वाले हम नहीं थे। वो सरहदों के पार से आए थे। ये एक ऐसा सफर है जो हजारों साल पुराना है। सवाल तो यही है ना? अगर कोई टाइम मशीन नहीं है तो हमें कैसे पता कि हजारों साल पहले का भारत कैसा था? इसका जवाब किसी पुरानी धूल भरी किताब में नहीं, बल्कि उन हिम्मत वाले मुसाफिरों की आंखों में है जिन्होंने एक अनजाने देश में कदम रखकर सब कुछ बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के बारे में हमारी ज्यादातर समझ उन विदेशी यात्रियों के लिखे हुए किस्सों पर ही टिकी है जिन्होंने इस रहस्यमयी धरती पर आने का जोखिम उठाया था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया के लिए भारत सिर्फ एक कहानी थी। सोने की चिड़िया, अजीबोगरीब जानवर और गहरे ज्ञान का देश। सबने सुना था पर देखा किसी ने नहीं था। भारत एक अनसुलझी पहेली की तरह था जिसके टुकड़े व्यापारियों की बातों में बिखरे पड़े थे। और फिर इतिहास ने एक मोड़ लिया। पश्चिम से योद्धा भी आए और विद्वान भी। ये वो कहानी है जब तलवारों ने नए रास्ते बनाए और फिर कलम ने उन रास्तों की दास्तान लिखी। शुरुआत में जो भी जानकारी मिली वो बहुत अधूरी थी, सब सुनी सुनाई बातें थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई बहुत दूर से एक विशाल हाथी को देखकर बस उसकी पूंछ या सूंड के बारे में बता रहा हो। तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा तो था, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली थी। लेकिन फिर एक शख्स आया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। सिकंदर। उसका हमला सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं था। अनजाने में ही सही, उसने पश्चिम और भारत के बीच की सदियों की दूरी को मिटा दिया था। उसकी तलवार ने जो रास्ता खोला, अब उस पर कलम चलने वाली थी। और उस रास्ते पर चलने वाला पहला बड़ा नाम था मेगास्थनीज। वो कोई आम यात्री नहीं था, वो एक राजदूत था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, और वो सालों तक यहीं रहा। उसने जो देखा और लिखा वो पश्चिम के लिए भारत की पहली असली तस्वीर बनने वाली थी। जरा कल्पना कीजिए, 500-550 मीनारें और 64 दरवाजे, एक यूनानी की आंखों से मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसी जादुई शहर जैसी लगी होगी। लेकिन ये कल्पना नहीं, हकीकत थी जिसे मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन मेगास्थनीज ने सिर्फ आलीशान महलों की ही बात नहीं की। उसने मौर्य साम्राज्य के समाज, उसके शासन और यहाँ के लोगों के बारे में दुनिया को बताया। उसने एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश की जो बहुत संगठित, अमीर और नैतिक रूप से मजबूत था। तो तलवारों की गूंज अब शांत हो चुकी थी और अब बारी थी सिक्कों की खनक की। यूनान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रोम की नज़र भारत पर पड़ी। लेकिन इस बार वजह जंग नहीं, बल्कि यहाँ का बेशकीमती खजाना था। ये व्यापार कह सकते हैं थोड़ा एक तरफा था। रोम से सोना और शराब जैसी चीजें भारत आती थीं, लेकिन भारत से जो जाता था उसकी पूरी दुनिया में धूम थी। मसाले, रेशम, कीमती पत्थर, ये सब रोमन समाज के लिए शानो शौकत की निशानी हुआ करती थी। रोम का एक बहुत बड़ा इतिहासकार था प्लिनी दी एल्डर, और वो इस ट्रेड से सच कहें तो थोड़ा परेशान था। उसकी ये बात बताती है कि ये व्यापार कितना बड़ा था। उसे चिंता थी कि भारत से लग्जरी का सामान खरीदने के चक्कर में रोम का सोना कितनी तेजी से खाली हो रहा था। और हाँ, ये कोई अंदाजे पर चलने वाला बिजनेस नहीं था। उनके पास तो समझ लीजिए उस जमाने का गूगल मैप्स था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम की ये किताब एक सबूत है कि समुद्री रास्ते कितने पक्के और जाने पहचाने हो चुके थे। अब कहानी का रुख पश्चिम से पूरब की तरफ मोड़ते हैं। जहां रोम भारत में दौलत खोज रहा था, वहीं दुनिया के दूसरे कोने में चीन से कुछ लोग एक ऐसे खजाने की तलाश में यहां आ रहे थे जिसे सोने चांदी में तौला नहीं जा सकता था। ये कहानी है विश्वास और ज्ञान की। इन चीनी यात्रियों के लिए भारत दौलत का देश नहीं, बल्कि बुद्ध की धरती थी, जहां से उन्हें ज्ञान का प्रकाश लेकर जाना था। वो यहाँ सत्य की खोज में निकले थे। और ये सफर कोई आसान सफर नहीं था। आज की तरह फ्लाइट पकड़कर आने जैसा तो बिल्कुल नहीं था। ये तपते रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़, डाकुओं और बीमारियों से लड़ते हुए ज्ञान के सागर तक पहुंचने की एक तपस्या थी। फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस लगन और हिम्मत के प्रतीक हैं।
सोचिए, अपनी जिंदगी के 15-15, 20-20 साल सिर्फ ज्ञान पाने और उसे अपने वतन वापस ले जाने में लगा देना। कमाल है। और इनमें से ह्वेनसांग का काम, जिसे सीयू की कहते हैं, वो तो हमारे लिए एक अनमोल खिड़की जैसा है। उसी से हमें उस वक्त के भारत, समाज और दुनिया की सबसे पहली महान यूनिवर्सिटी नालंदा के बारे में इतनी गहरी जानकारी मिलती है। तो जब हम इन सारी कहानियों को, इन अलग-अलग नज़रों को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? ये एक आईने की तरह है, जिसमें भारत के एक नहीं बल्कि कई चेहरे नजर आते हैं। हर किसी ने भारत को अपनी अपनी नज़र से देखा। यूनानियों को यहाँ एक ताकतवर साम्राज्य देखा, रोम के लोगों को एक बहुत बड़ा बाजार दिखा, और चीन से आए यात्रियों को ज्ञान का एक अथाह समंदर। सच तो ये है कि तीनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, पर कोई भी अकेला पूरी सच्चाई नहीं था। सच तो ये है कि इन यात्रियों के बिना हमारे इतिहास की किताब के कई पन्ने शायद हमेशा के लिए खाली रह जाते। उनकी हिम्मत और उनकी जिज्ञासा ने ही अनजाने में हमारी कहानी को संजोकर रखा और हमें हमारा अतीत लौटाया। उनकी नज़रों ने हमारे अतीत की तस्वीर बनाने में मदद की, ये तो तय है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ वही हैं जो दूसरों की कहानियों में नजर आते हैं, या हमारी अपनी कहानी कुछ और ही है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।